नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। लगातार गाज़ीपुर की तस्वीरें, किसान आंदोलन की तस्वीरें लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी यहीं मौजूद हूँ किसानों के बीच से, और आगे भी कोशिश करूँगा किसानों के बीच से आपको सारी तस्वीरें दिखाने की, किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज मेरे साथ जो मौजूद है यहाँ पे किसान आंदोलन में, इनसे कुछ हम बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि 72 दिन से ज़्यादा हो चुके इस आंदोलन को, करीब 3 महीने होने वाले हैं। तो कब तक आगे चलेगा? जहाँ राकेश टिकैत ने जैसे कि कहा कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, लेकिन फिर हम सभी जानते हैं दिल्ली की गर्मी कैसी पड़ती है। ये जो सड़कों पर इन लोगों ने सभी ने टेंट लगा रखे हैं, गद्दे सड़कों पर बिछा रखे हैं, तपती सड़क, तवे जैसी सड़क हो जाती है। अगर आप चाहें तो रोटी भी सेक सकते हैं तवे पे, ऐसी तपती सड़कें होती हैं दिल्ली की उस समय। तो उस गर्मी में कैसे बीतेगी गर्मी और किस तरीके के तमाम बातें, सारी बातें करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या परिस्थिति है। सर, पहला सवाल तो सर यही है कि लोग अभी भी सवाल उठ करते हैं, यहाँ जो फॉर्चूनर से लोग चल रहे हैं उनकी आंखों में फॉर्चूनर गाड़ी चुभती है, उन पे क्या सवाल है कि सर क्योंकि लोगों का मानना ये कि यहाँ पे लोग जो बैठे हैं वो उनका विपक्षी पार्टियों से समर्थन है और तमाम चीज़ें, क्योंकि नहीं तो ऐसे फॉर्चूनर में कैसे चलेंगे, और ट्रैक्टर का डीजल इतना लगता है, आना जाना आपका तमाम खर्चे हो रहे हैं। तो लोगों का मानना ये कि बाहर से फंडिंग विपक्षी पार्टियों के साथ। पहली तो बात, किसानों पे फॉर्चूनर से महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, और दूसरी बात ये है कि हम तो ये क्या चाहते हैं, किसान बुग्गी जोटा से यहाँ आए या साइकिल से आए, पैदल यहाँ आए। हम तो अपने ट्रैक्टर भी लेकर आए थे, इन लोगों ने दिल्ली में नहीं घुसने दिए। हम तो फॉर्चूनर में भी चलेंगे, ट्रैक्टर में भी चलेंगे, ओडी में भी चलेंगे। किसान ऐसा नहीं है कि किसान बिल्कुल ये किसान को मजदूर के रूप में पैदल चलते देखना चाहते हैं। किसान की हालत ये इसी प्रकार देखते हैं कि फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ पजामा, सिर पर पगड़ी, तो ये फटी चप्पल, टूटी चप्पल उस हालत में देखना चाहते हैं। कि तस्वीर उसी हालत में देखना चाहते हैं क्या इस देश का किसान संपन्न नहीं हो सकता? क्या उसके बेटे पढ़कर देश की सरहदों पर रक्षा नहीं कर रहे? क्या उसके बेटे एयरफोर्स के रूप में हवाई जहाज नहीं उड़ा रहे? क्या इनके बेटे कनाडा या विदेशों में काम नहीं कर रहे? किसान अपने खेत में काम करता है अपने बेटों को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब करने के लिए। तो किसान ऐसी बात नहीं कि पैदल ही चलेगा, साइकिल पर चलेगा। और रही बात गर्मी की, तो राकेश टिकैत जी ने 2 अक्टूबर का आह्वान किया है। हम तो ये चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसके हिसाब से आचार संहिता जनवरी के पहले वीक में लग जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि जनवरी तक ये आंदोलन चले। हम देखना चाहते हैं कि अगर जनवरी तक 2022 के चुनाव तक ये आंदोलन चलेगा, तो किस मुंह से जो ये हमारे क्षेत्र में जाकर कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किस मुंह से हमारे बीच जाएंगे? और इन्हीं किसानों के जो जिन्हें ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, किस मुंह से इन किसानों के आगे हाथ जोड़कर वोट मांगने का काम करेंगे? रही गर्मी की बात, तो ये वही किसान है जो तपती दोपहरी में हल चलाने का काम करता है, तपती दोपहरी में अपने गन्ने छीलने का काम करता है, तपती दोपहरी में सैकड़ों मील जाकर अपने गन्ने तुलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बुग्गी झोटा, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़ा होता है। ये वही किसान है जो बिल्कुल कड़कड़ाते की ठंड में रात को अपने खेतों में पानी चलाना चाहता है। तो इस किसान पर सर्दी या गर्मी का असर पड़ने वाला नहीं है। एक सवाल कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है। आप बोल रहे हैं कि काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। हम तो ये भी कह रहे हैं कि पहली तो बात ये बता दो कि इस तीनों कानूनों में सफ़ेद क्या है। बाकी मैं तीनों कानूनों के बारे में अगर आपसे विस्तार चर्चा करूं या संक्षेप में करूं, तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि काला क्या है। नरेंद्र तोमर जी आए, इन किसानों के साथ बैठकर बात करें। हम एक नहीं 1000 इन लोगों में खामियां बता देंगे, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि इसमें खामी क्या है। पहले कानून में कहते हैं कि कॉरपोरेट कंपनियां हमारे किसानों के पास आएंगी और इनकी फसल खरीदने का काम करेंगे। लेकिन पहले जब किसान मंडियों में जाता था तो व्यापारी इसकी फसल खरीदने के लिए आते थे, तो मंडी में एमएसपी लागू होती थी। व्यापारी को बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ता था। अब ये कहते हैं कि व्यापारी डायरेक्ट आकर फसल खरीदने का काम करेगा, तो डायरेक्ट में एमएसपी लागू नहीं होता है। इन्होंने कहा है गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर ये लोग रेट तय करेंगे। तो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि जितनी आज तक कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उन लोगों को जब भी वे कोई अपनी बिस्किट, चाय, नमकीन, कपड़े, जूते जो भी निकालते हैं, क्या उसके रेट बाद में जब जनता खरीद लेती है, तुम लोग पहन लेते हो, उसके बाद रेट में तय करते हो क्या? एमएसपी जो लागू हो रहा है वो सिर्फ मंडी में होता है, मंडी से बाहर नहीं होता है। और मंडी में व्यापारी जाएगा क्यों? जब उसे मंडी में बैठने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। जब मंडी में व्यापारी नहीं जाएगा, मंडी में किसान नहीं जाएगा, तो मंडियां स्वतः ही अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, और जब खत्म हो जाएंगे तो एमएसपी नहीं बचेगा। हम नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र तोमर जी से ये मांग कर रहे हैं कि ये लोग मंडी के बाहर भी एमएसपी पर कानून बनाए। जो ये कह रहे हैं ना कॉर्पोरेट जगत आएगा, मंडी के बाहर एमएसपी नहीं है। किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं। उसके बाहर एमएसपी कहाँ है?
दूसरा कानून है अनलिमिटेड स्टॉक। पहले आपातकाल के लिए जो विशेष आपदाएं होती थी, जैसे अभी महामारी आई, कहीं बाढ़ आ गई या अकाल पड़ गया, तो उस विशेष कारण के लिए आपातकाल के लिए एक लिमिटेड स्टॉक रहता था। अब इन्होंने लिमिटेशन की स्टॉक खोल दी। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी पूंजीपति आएंगे, अपनी रेटों पर, अपने दामों पर किसान की फसल खरीदेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमने तो ये स्टॉक कर लिया, आपातकाल के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये उतनी ही मात्रा में उस मार्केट में निकालेंगे जितनी मात्रा में डिमांड बनी रहे। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल पहले आप लोगों ने भी, हमने भी, नरेंद्र तोमर ने भी और नरेंद्र मोदी जी ने भी 200 रुपये किलो प्याज खरीदा था। 200 रुपये किलो प्याज था इस देश में। हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी का तो उस समय ट्वीट भी आया था कि मैं तो प्याज खा नहीं रही हूँ। अरे तुम नहीं खा रही तो पूरा देश भी नहीं खाएगा क्या? तो देश में प्याज की कमी नहीं थी, उसका जो उन्होंने अवैध रूप से स्टॉक किया था वो कमी थी। और अब तो इस पर कानून बना दिया। अब तो अवैध रूप से नहीं, संवैधानिक रूप से स्टॉक कर लेंगे, मार्केट में नहीं निकालेंगे। जब मार्केट में नहीं आएगा तो उसकी डिमांड बनेगी, पूरी महंगाई इस देश में हो जाएगी। और जो अनलिमिटेड स्टॉक वाला कानून है ये सिर्फ किसानों को नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पूरे देश को प्रभावित करेगा। उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जो इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं। उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जो अपने घरों में बैठकर इन किसानों पर विदेश से फंडिंग का आरोप लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल, आपने अभी प्राइवेट प्लेयर्स की बात करी कि कॉर्पोरेट जगत आएगा यहाँ पे और फिर वो अपनी मनमर्जी से जो मार्केट को कंट्रोल करेगा और जो मंडी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सर, प्राइवेट प्लेयर लोगों का सवाल ये है कि प्राइवेट प्लेयर पहले से थे मार्केट में। जब हम दिल्ली गेट आशीर्वाद का आटा खाते हैं, दिल्ली गेट का चावल खाते हैं, इंडिया गेट का चावल खा रहे हैं, पैक चावल खा रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर पहले से था। अब क्या परेशानी होगी आपको प्राइवेट प्लेयर से? अरे वो पहले आके मंडी में बैठते थे ना, मंडी टैक्स देने के बाद, एमएसपी लागू होने के बाद, एमएसपी पर फसल खरीदने के बाद अपने दामों पर बेचते थे। अब एमएसपी तो किसान का नहीं बचा ना, वे तो और ज्यादा अनलिमिटेड स्टॉक लगा दिया, और ज्यादा महंगे बेचेंगे। और किसान की गारंटी तो सरकार दे ही रही है, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं कि एमएसपी हम लिखित में दे देंगे। भाई एमएसपी की गारंटी मंडी में है, कितनी बार बताऊं, सभी लोगों को बिल पढ़ना चाहिए। एमएसपी की गारंटी सिर्फ मंडी में ही तो है, मंडी के बाहर नहीं है। ये लोग कहते हैं कि कहीं भी फसल खरीदने से आएंगे। और एक आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि कहीं भी फसल खरीद बेचेगा किसान अपनी, तो इन्हीं का हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि मैं तो हरियाणा के बाहर का धान गेहूं नहीं खरीदूंगा। इनका मध्य प्रदेश का जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं खरीदूंगा। और मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक देश एक बाजार होगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो अपने घर की लड़ाई दूर कर लो, अपने मुख्यमंत्री से कह दो कि हमने कानून लागू किए हैं। अभी हमने लॉकडाउन के बाद ही देखा है कि हमारे शामली से करनाल कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली गई थी, लगभग 100 ट्रैक्टर ट्रॉली करनाल से वापस आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खरीदी नहीं गई है। तो एक क्या कहना चाहते हैं, 5 बीघे का किसान, 10 बीघे का किसान, 20 बीघे का किसान अपने छोटे छोटे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर, बुग्गियों को लेकर क्या केरला जाएगा अपनी फसल बेचने के लिए? तमिलनाडु जाएगा क्या? वो तो अपने आसपास ही बेचेगा ना, तो अपने आसपास बेचेगा। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? केरला जाएगा। उससे ज़्यादा उसका उतने की फसल नहीं होगी जितने का उसका किराया जाएगा। बात समझने की दूर है। इसमें इतने पन्नों का कानून बना दिया, इतनी घुमा फिरा के बता दिया कि किसान सीधा है, भोला है, सच्चा है, इनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं पता कि किसानों के बच्चे पढ़ते भी हैं, किसानों के बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, किसानों के बच्चे अधिकारी भी हैं, और जो फोर्स लगा रखी है ये भी किसानों के बच्चे हैं। जो देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं वे भी किसानों के बच्चे हैं। इस देश की आज़ादी में जिन्होंने भूमिका लड़ाई थी वे भी किसानों के बच्चे थे। तो किसान के बच्चे अपने बाप दादाओं भाइयों को सबको बताने का काम कर रहे हैं कि इनमें काला है क्या। एक बात और आप लोगों को बता दूं, तीसरे कानून में इन्होंने कहा है कि जब कॉर्पोरेट कंपनी हमारे बीच आएंगी, इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अगर व्यापारी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और किसान नहीं तोड़ सकता। और व्यापारी और किसान के बीच अगर कोई आपसी मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, व्यापारी किसान का पैसा ना दे तो किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा संविधान है इस देश में कि किसान कोर्ट में जा सकता? हमारे मौलिक अधिकार हैं कोर्ट में जाने के, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान में लिखा है। अगर कोई किसी का सर फोड़ दे, किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए, हिंसा हो जाए, तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का मौलिक अधिकार है? चलिए एक सवाल और, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, अधिकतर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो सवाल ये कि ये 70 दिन से ज़्यादा इस आंदोलन को हुए, कितना प्रभाव अगले साल के चुनाव पे पड़ने वाला है? भाई एक बात बता दें कि इन लोगों ने, अच्छा मैं एक
अगर लगा देता हूँ कि अगर मान लेते हैं एक महीने में सरकार वापस ले लेती है कानून, 10 दिन में वापस ले लेती है, अगर सरकार कानून वापस भी ले लेती है तब कितना फ़र्क पड़ेगा? फर्क इतना पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्होंने किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर कंटीले तार लगाए थे, और आप लोगों को बता दूं कि किसान इन कंटीले तारों को अपने खेतों में आवारा पशुओं से बचाने के लिए लगाता है। तो जो तुलना इन लोगों ने इन भोले सीधे सच्चे किसानों की आवारा पशुओं से की है, तो किसान भी अपने अपने गांव के बारे से कंटीले तार लगाने का काम करेगा और इन्हें बताने का काम करेगा कि आवारा पशु आ गए कि इनसे बचाओ अपना गाँव अपना देश। घोषणा नहीं भाई देगा। 2 बार, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, 3 बार तीसरी बार गलती किसान नहीं करेगा। हालांकि किसानों को ये मीठे मीठे प्रलोभन में फंसा लेते हैं। 2018 में किसान अपनी मांगों को लेकर इसी किसान क्रांति गेट पर आए थे और यहीं से पिट कर गए थे, लेकिन फिर भी किसान इतना सीधा इतना सच्चा है कि 2018 में पिटे, लाठियां भांजी, पूरे देश की नेशनल मीडिया ने दिखाया, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार किसानों पर लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस प्रकार किसानों के साथ प्रताड़ना की गई। उसके बाद 2019 में इसी भोले सीधे सच्चे किसान ने इन लोगों से आशा रखते हुए कि कुछ हमारे बारे में अच्छा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने बागपत में रैली करी, मेरठ में रैली करी कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसके बाद भी किसान इतना भोला, इतना सीधा, इतना सच्चा इन लोगों के झूठे तो ये भोलापन दोबारा देखेंगे क्या हम लोग 2022 में? अब की बार तो बताया, तो जैसे कंटीले तार इन्होंने लगाए ऐसे ही कंटीले तार हम लोग अपने गांव के बाहर लगा देंगे कि तुम लोगों ने इन किसानों को आवारा पशुओं से तुलना की है, तो ये आवारा पशु हैं भाई, यहाँ मत बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, टक्कर ही मार सकते हैं, एक आध पशु टक्कर वाला भी होता है। लगेंगे गाँव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।